Hello dear students, a very first good morning to all. I hope you all are well. So in last lecture we discussed the diversity in living world where we talked about why we need classification, why we need scientific names and what are the limitations of local names or vernacular names and still why we use local names means what are the benefits of local names, but we talked scientists can't use local names because they are not universal all around the world. They change from region to region and one organism may have many names in a single language. And we also talked about the systematics and taxonomy, and where we talk systematics was the systematics term was given by Carolus Linnaeus, and father of taxonomy is called Linnaeus, means Carolus Linnaeus. So today we are going to start the rules of nomenclature, because yesterday we talked about the polynomial nomenclature, what is binomial nomenclature and what is trinomial nomenclature. So today we are going to discuss what are the rules which are followed during nomenclature of any organism, and these rules are passed by ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, which passes the rules for plant names, and for animals name there is a separate organization ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. क्लियर है? तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते टाइम कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, और वो जो रूल है वो कौन बनाता है। एनिमल के लिए एनिमल का जो नोमेनक्लेचर होगा वो तो किसके अंडर होगा? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड फॉर बॉटनिकल नेम्स इट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मीन्स इसके अंडर हम प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं रूल्स पे। तो पहला रूल है वो क्या है? नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड, मीन्स जो नेम्स होते हैं वो रिटन नहीं, ये रिटन यहाँ पे मिस्टेक है, ओरिजिन आएगा यहाँ पे कि जो साइंटिफिक नेम है उनका ओरिजिन लैटिन होना चाहिए, ठीक है। और लिखे किस में जाते हैं? वो इटैलिक्स में। कोई भी साइंटिफिक नेम होगा उसका जो ओरिजिन है वो किस में होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, और वो लिखा किस में जाएगा? इटैलिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि लैटिन में ही क्यों ना होना चाहिए। भाई इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है, तो हम लैटिन ही क्यों यूज करते हैं? या जो टेक्सोनोमिस्ट हैं पहले के भी और अब के भी, लैटिन में ही क्यों जो नेमिंग है वो की जाती है? क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है वो एक मैच्योर लैंग्वेज मानी जाती है, और इसको डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब मोस्टली किसी भी पार्ट में, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में लैटिन नहीं बोली जाती, ऑलमोस्ट ये स्पीकिंग लैंग्वेज अब नहीं रही। मीन्स इसके अंदर नए नए वर्ड खोजे नहीं जा रहे, जैसा कि इंग्लिश में हो रहा है या किसी अदर लैंग्वेज में हो रहा है। मीन्स ये एक मैच्योर लैंग्वेज है, इसमें नए नए वर्ड हर साल ऐड नहीं होते जैसे कि इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में होते हैं। तो मीन्स उसका फायदा क्या होगा? अगर किसी साइंटिफिक नेम का जो ओरिजिन है वो लैटिन है तो उसका मतलब सेम रहेगा आज भी, आज से 10 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि जो लैटिन है वो मैच्योर लैंग्वेज है, उसमें उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश अभी डेवलप हो रही है, मीन्स उसके अंदर नए नए वर्ड ऐड होते रहते हैं। तो सपोज आज हम किसी की नेमिंग करते हैं और आज से साल बाद, 2 साल बाद, कई साल बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो हम फिर से उसकी जो नोमेनक्लेचर है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए
जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट है, जो टेक्सोनोमिस्ट है, वो लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, और ये रूल है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जिसका हमें नोमेनक्लेचर करना है उसका लैटिन ओरिजिन नहीं है तो उसको लैटिनाइज करना होगा, उसका मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में ढूंढ के, और उसका जो नोमेनक्लेचर है वो लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, रूल है ये। उसको लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में। ठीक है, इटैलिक्स में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर हम सिंपल फॉन्ट यूज कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी, हमें पता है जो इटैलिक्स में जब वर्ड आते हैं तो वो थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। तो अगर हम कोई पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं तो जो इटैलिक्स में जो अलग से वो हमें दिख जाएगा कि ये बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट रूल क्या है कि जो नेम्स होंगे उनका ओरिजिन लैटिन होना चाहिए और लिखे किस में जाएंगे? इटैलिक्स में। क्लियर है। सेकंड जो रूल है वो क्या है? नेम ऑफ जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हमने कल डिस्कस किया, जैसे हमने बोला था मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये हमारा ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वर्ड है, हमने कल बात की थी, ये फर्स्ट वर्ड क्या है? ये किसको डिनोट कर रहा है? जीनस को। मैंगीफेरा किसको डिनोट कर रहा है? जीनस को। और इंडिका किसको डिनोट कर रहा है? स्पीशीज को। तो जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या कहता है कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, क्लियर है। सिंपल सी बात है, छोटी सी, कि जो जीनस है उसकी जो स्टार्टिंग है हमेशा वो कैपिटल लेटर से होगी, और जो स्पीशीज है उसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे स्टार्ट होगी? स्मॉल लेटर से। ठीक है, क्लियर है। थर्ड रूल है, अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में वो लिख रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं किसको? साइंटिफिक नेम को प्रिंटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मीन्स हम उसको टाइप कर रहे हैं, तो वो होगा इटैलिक्स में। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है बायोलॉजिकल नेम, तो हम दोनों को क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मीन्स हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो हमें दोनों को, मैंगीफेरा को भी और इंडिका को भी सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा अगर हम उसको हैंड रिटन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो हमें जो साइंटिफिक नेम है उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, जीनस के नेम को भी और स्पीशीज के नेम को भी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेम ऑफ ऑथर कम्स आफ्टर द नेम ऑफ स्पीशीज इन एब्रीविएटेड फॉर्म। कल भी बताया था मैंने कि सपोज किसी बायोलॉजिस्ट ने या टेक्सोनोमिस्ट ने किसी का नोमेनक्लेचर किया है, तो कई बार उनका नाम किसके पीछे, जो स्पीशीज है, सपोज कोई भी ले लेते हैं हमने ले लिया सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक नेम है, किसका है? पोटैटो का। ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम क्या है? जीनस है। और ट्यूबरोसम क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, तो हमारे रूल्स क्या क्या है भाई? एक तो जो कैपिटल लेटर है जीनस का वो होना चाहिए, तो एस कैपिटल है। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, टी स्मॉल है। ये रूल फॉलो हो गया। हाथ से लिखा है, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है। ठीक है, फिर हमने बात करी, अगर साइंटिस्ट का नाम हम साथ लिख रहे हैं तो हम किसके बाद लिखेंगे? ट्यूबरोसम के बाद हम सपोज ये लिनियस ने डिस्कवर की है तो LIIN करके डॉट लगा देंगे, मीन्स उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिनियस की लिख दी LINN। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ट्राइनोमियल हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम लिन। मीन्स जो सोलेनम ट्यूबरोसम है वो लिनियस साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर उसका किया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम
साइज और मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है वो 12 से 3 होने चाहिए, 12 to 3 रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम 12, मिनिमम 3 से कम नहीं होने चाहिए अल्फ़ाबेट किसी भी जीनस में और स्पीशीज में, और मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर उसको वही है कि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रिमेंबर नहीं होगा इजीली। इसलिए इसकी भी एक लिमिट रखी हुई है कि मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट शुड बी एटलीस्ट 3 एंड मैक्सिमम 12। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये क्या थे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नाम रख रहे हैं, उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। और रूल्स इंपॉर्टेंट है, नीट में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रूल्स को याद कर लेना। क्या क्या रूल्स है, एक तो जो उनका ओरिजिन है साइंटिफिक नेम का, या जो हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो लैटिन होना चाहिए। फिर हम उसको टाइप की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इटैलिक्स करेंगे, उसका जो फॉन्ट होगा मीन्स वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस के नेम को और स्पीशीज के नेम को। ठीक है, फिर क्या बात करी हमने कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और अगर हम ऑथर का नाम लिख रहे हैं तो वो स्पीशीज के नाम के बाद किसमें, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जो ये सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, बताइए। यस, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। और स्टूडेंट्स एक बात और बताना चाहूँगा, जो कैरोलस लीनियस थे उनका ये रियल नेम नहीं था कैरोलस लीनियस, उनका नाम था कार्ल वोल लिन। मीन्स उनके नाम में 3 वर्ड थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तो उन्होंने भी, अब बाइनोमियल में कितने हैं, 2 वर्ड है ना, तो उन्होंने अपना नाम भी 2 वर्ड का कर लिया, कैरोलस लीनियस में उन्होंने अपना नाम को कन्वर्ट कर लिया। उससे पहले उनके नाम में 3 वर्ड होते थे, लेकिन इसको एट्रीब्यूट देने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने खुद का नेम था वो भी 2 वर्ड का कर लिया, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसलिए हम उनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी उनको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो क्या है। अब हम बात कर रहे हैं जीनस की, स्पीशीज की। ठीक है, तो ऐसे ही तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है उसमें हम जो जितने भी टेक्सोनोमिक ग्रुप होंगे उनको एक उसमें हायरार्की में उनको अरेंज करेंगे। मीन्स स्पीशीज सबसे पहले, उसके बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, मीन्स ऐसे फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, ऐसे उनको अरेंज करना, वो क्या कहलाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, इट इज द फ्रेमवर्क बाय विच टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी। ठीक है, कि हाई से लो कैटेगरी में जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं उनको अरेंज करना, वो क्या कहलाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। वो अब आगे जब आप कैटेगरी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की का जो कंसेप्ट था वो भी किसने दिया था, लीनियस ने। किसने दिया था, लीनियस ने। इसीलिए इस हायरार्की को और क्या भी बोला जाता है, लीनियन हायरार्की। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियन हायरार्की, या कई लोग इसको हायरार्की भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो क्या है, फ्रेमवर्क बाय विच टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी। ठीक है, कि जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो सबसे ऊपर रखी जाएगी और जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है वो सबसे नीचे रखी जाएगी, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एक सिस्टम होता है ना, सपोज जैसे आप किसी से भी लगा लो
छोटी क्लास से लगा लो, सबसे ऊपर सबसे बड़ी क्लास हो गई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मीन्स जो सबसे छोटी क्लास होगी उसको सबसे नीचे रखना। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर जो पोजीशन होगी वो किसकी होगी, किंगडम की, मीन्स जो हाईएस्ट पोजीशन, जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या होता है, किंगडम। ठीक है, जब लीनियस ने ये हायरार्की दी थी तो उसने कितनी कैटेगरी बताई थी स्टूडेंट्स, 5 कैटेगरी। कितनी बताई थी, 5 कैटेगरी बताई थी, लेकिन अब कितनी कैटेगरी है, 7 कैटेगरी। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड है 7 कैटेगरी है। पहले जो शुरू में जो दी थी कैरोलस लीनियस ने, वो कितनी दी थी, 5 कैटेगरी। कौन कौन सी दी वो देखते हैं। उन्होंने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। ठीक है, इन 5 कैटेगरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अपनी हायरार्की में शामिल किया था। सबसे पहले उन्होंने ऊपर क्लास रखा, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीशीज और फिर वैरायटी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन बाद में जो वैरायटी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, और 3 जो कैटेगरीज थी वो और ऐड कर दी गई। ठीक है, तो अब जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें कितनी कैटेगरी है, 7 कैटेगरी। 7 कैटेगरी कौन सी है, मैंने बताया था हाईएस्ट पोजीशन पे किंगडम। जैसे हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था डाइवर्सिटी, तो हमने पढ़े थे कि टोटल कितने किंगडम है, 5 किंगडम। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मोनेरा किंगडम है, फंजाई किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है। मींस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर किंगडम के बाद क्या होगा, किंगडम के अंदर क्या होंगे, फाइलम होंगे। और प्लांट्स के केस में हम फाइलम ना बोल के उसको डिवीजन बोलते हैं। एनिमल के केस में फाइलम और प्लांट के केस में डिवीजन। ठीक है, फिर फाइलम के अंदर क्या होगी, कई सारी क्लास होगी, क्लास के अंदर ऑर्डर होंगे, ऑर्डर के अंदर फैमिली होंगी, फैमिली के अंदर जीनस होगी, और जीनस के अंदर कई सारी क्या हो सकती हैं, स्पीशीज। ठीक है, तो जो सबसे जो लोवेस्ट रैंक है, जो लोवेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो क्या है, स्पीशीज। वो क्या है, स्पीशीज। ठीक है, क्लियर है। तो जो लोवेस्ट रैंक या लोवेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, स्पीशीज। जैसे हम सेल की पढ़ते हैं ना कि सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, ऐसे ही स्पीशीज है वो जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिक यूनिट है, ऐसा मान लो। ठीक है, जैसे सेल के मिलने पे क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना, टिश्यू के मिलने पे ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने पे ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा इंडिविजुअल। तो ऐसे ही यहाँ है कि जो स्पीशीज है वो सबसे बेसिक यूनिट है। तो स्पीशीज मिलके क्या बनाती है, जीनस, जीनस मिलके क्या बनाएंगी, फैमिली, फैमिली मिलके क्या बनाएगी, ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलके फाइलम, और फाइलम मिलके किंगडम, जो कि हाईएस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे एग्जांपल ले लो, अर्थ है, अर्थ के ऊपर भाई कई सारे कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, उनके अंदर सब कॉन्टिनेंट है, फिर कंट्री है, कंट्री के अंदर कई सारे स्टेट हैं, स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर ब्लॉक है, फिर विलेज है, मीन्स एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो सबसे टॉप पे कौन हो गया, छोटे 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 करके ऐसे ही यहाँ है, सबसे टॉप पे किंगडम हो गया, उसमें क्या होंगे, डिवीजन या फाइलम होंगे, फिर उसके अंदर क्लास होंगी, क्लास के अंदर ऑर्डर होंगे, फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। तो जो सबसे जो छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो क्या कहलाती है, स्पीशीज। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो हमें याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल कई बार सीक्वेंस पूछा जाता है, तो इसको अगर याद ना रहे तो कोई इसके लिए कोई आप वो वर्ड बना सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, ठीक है, और जी फॉर जीनस,
और एस फॉर स्पीशीज। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस को याद रख के कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसको याद रख के आप पूरी बायोलॉजिकल जो हायरार्की है, जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इसको आप याद रख सकते हो। इसमें सीक्वेंस वाइज भी हो जाएगा, यहाँ से चलोगे तो लो से हाई और यहाँ से चलोगे तो हाई से लो। ठीक है, क्लियर है। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो शुरू में किसने इंट्रोड्यूस की थी, लिनियस ने। उस टाइम उसमें 5 कैटेगरी थी, लेकिन बाद में उसके अंदर जब उसका मॉडिफिकेशन किया गया तो उसके अंदर जो लास्ट कैटेगरी जो लिनियस ने दी थी वैरायटी, उसको डिस्कार्ड कर दिया, खत्म कर दिया और उसके अंदर 3 कैटेगरी और जोड़ दी गई। तो आज के दिन जो स्टैंडर्ड है, जो 7 जो ओब्लिगेट है, मींस कंपलसरी जो कैटेगरी है 7 टेक्सोनोमिक की, वो कौन सी है आपकी 7 कैटेगरी। ठीक है, कितनी है 7 कैटेगरी। और इसको और प्रीसाइज बनाने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए कई बार क्या होता है, जहां भी जरूरत होती है इनकी सब कैटेगरी भी होती है। जैसे फाइलम होगा, उसका सब फाइलम हो सकता है। क्लास है, क्लास में सब क्लास हो सकती है, सुपर क्लास हो सकती है। जैसे टेट्रापोडा है, सुपर क्लास है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। ऑर्डर है, सब ऑर्डर हो सकता है। फैमिली है, सब फैमिली। जीनस, सब जीनस। स्पीशीज है, स्पीशीज की सब स्पीशीज। तो ऐसी कैटेगरी भी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम बना देते हैं। लेकिन जो कंपलसरी जो 7 कैटेगरी है वो मैंने जो ऊपर बताई आपको, किंगडम और क्लास, फिर ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, फाइलम, फिर उसके बाद आपकी क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये 7 जो है ये कंपलसरी कैटेगरी है। उसके अलावा हम कई बार सुपर कैटेगरी यूज करते हैं। ठीक है, सब डिवीजन हो गया, सुपर क्लास हो गया, ये जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ क्लासिफिकेशन में इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्लियर है कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। ठीक है, वो क्या है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या है, बोथ इन एनिमल एंड प्लांट किंगडम द लोवेस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज एंड हाईएस्ट इज द किंगडम। बता चुका मैं ऑलरेडी कि जो लोवेस्ट जो कैटेगरी है वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, सब में जो लोवेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो क्या होगी, स्पीशीज। ठीक है, और जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या होगी, किंगडम। क्लियर है। तो जो है अगर हम कैटेगरीज को हायरार्की में करें तो वो हम अगर स्पीशीज से चले तो असेंडिंग ऑर्डर, मींस लोवेस्ट से चले स्पीशीज, स्पीशीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ठीक है, क्लियर है। फिर है एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज। ये क्या है कि अगर हम स्पीशीज से चले तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है, जितना हम ऊपर जाएंगे वो सिमिलर कैरेक्टर हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। सिंपल सी बात है, सपोज कि क्या है, एक पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, 2 भाई बहन है, उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक पेरेंट है, उसके 2 भाई, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, तो उनके अंदर सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू उनके जो उसके जो पेरेंट है, उनके भाई जो कोई पड़ोस में लगा लो या उनके भाई लगा लो, उनके बच्चों में और उसके खुद के बच्चों में, तो सिमिलैरिटी क्या होगी, कम मिलेगी, खुद के में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, फिर अगर हम और ऊपर जाएं, जैसे स्पीशीज से हम जीनस पे पहुंच गए, जीनस में और कम होगी। फैमिली लेवल पे जाएंगे तो और कम सिमिलैरिटी होगी। सपोज हम पड़ोस में भाई और किसी से कंपेयर करें तो उनके बच्चों में जो सिमिलैरिटी होगी वो और कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं कि हम भाई एक विलेज के या एक सिटी के उसको उठा रहे हैं स्टूडेंट्स को और दूसरे को उठा रहे हैं, मीन्स उनमें सिमिलैरिटी और कम होगी। फिर हम अगर कंट्री की बात करें, एक कंट्री के ह्यूमंस को और दूसरी कैटेगरी के जो ह्यूमन है तो उनको हम अगर क्या करें, कंपेयर करें, तो उनमें जो
सिमिलैरिटी होगी वो और ज़्यादा कम होगी। मीन्स जितना हम ऊपर जाएंगे तो जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, और ऊपर से चले तो जितना हम नीचे आएंगे उतना ही जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मीन्स जितना लेवल है वो नीचे आएगा तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी, कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और जो हाईएस्ट रैंक होगी वहां पे जितना ऊपर जाते जाओगे बिल्कुल जो कैरेक्टर है सिमिलर वो कम होते जाएंगे। ठीक है, अब है जो स्पीशीज है उसका रियल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जो स्पीशीज है उसका रियल एग्जिस्टेंस है। क्लियर है कि हमने बोला कि भाई डॉग है, डॉग क्या है, एक स्पीशीज है। क्या है, एक स्पीशीज है, तो वो उसका रियल एग्जिस्टेंस है। अगर हम बोले कि ऑर्डर, तो ऑर्डर हमने सिर्फ रैंक बनाई हुई है, फैमिली, जीनस, किंगडम, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने अपने क्लासिफिकेशन के लिए, अपने क्लासिफिकेशन को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए ये हमने कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, रैंक को शो करने के लिए कि हाईएस्ट रैंक कौन सी है, लोवेस्ट कौन सी है। लेकिन रियल में जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, स्पीशीज का, क्योंकि यही सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लियर है। तो जो स्पीशीज होती है उसका रियल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसलिए हम उसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका क्या है, स्पीशीज है। सोलेनम टुबरोसम, टुबरोसम क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका क्या है, डोमेस्टिका स्पीशीज है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्पीशीज के, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और उसका रियल एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब है टैक्सोन, कि टैक्सोन क्या है। टैक्सोन है सिग्निफाइज ए टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, कि कोई भी रैंक है टैक्सोनोमिक ग्रुप की उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोन। हमने बोला कि स्पीशीज वो एक टैक्सोन है, हमने बोला जीनस क्या है, वो एक टैक्सोन है। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रैंक को शो कर रहा है। हमने बोला ऑर्डर, वो भी क्या है, एक टैक्सोन है। ठीक है, मीन्स जितनी भी 7 कैटेगरीज है वो अपने आप में क्या है, टैक्सोन है। हमने किसी का नाम लिया, सपोज हमने बोला रोज, तो रोज क्या है, एक जीनस, तो वो भी क्या है, एक टैक्सोन है। ठीक है, तो टैक्सोन क्या करता है, किसको सिग्निफाई करता है, ए टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का कोई ग्रुप, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टैक्सोन। क्या बोल सकते हैं, टैक्सोन। और जो इंट्रोड्यूस की थी टर्म टैक्सोन वो किसने की थी, अडोल्फ मेयर ने। किसने की थी, अडोल्फ मेयर। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने किसके लिए की थी, एनिमल के लिए, और बाद में H.S. लाम एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोन जो टर्म है वो प्लांट्स के लिए यूज की थी। ठीक है, फिर आते हैं जो हमारी 7 कैटेगरीज है, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज है, उनके ऊपर चलते हैं। तो ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज है, उसमें सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या है, स्पीशीज। अगर आप इसको समझ गए कि स्पीशीज है क्या, व्हाट इज स्पीशीज, तो पूरा आपका जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो आपको क्लियर हो जाएगी, सारा जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीशीज क्या है, तो स्पीशीज क्या है, इट ऑक्यूपाइज ए की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हम समझ चुके कि सबसे जो मेन रोल है क्लासिफिकेशन में वो किसका है, स्पीशीज का है, और लोवेस्ट उसकी रैंक है। अब हमें समझना है कि एक्चुअल में स्पीशीज है क्या। ठीक है, तो स्पीशीज क्या है, सिंपली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद देमसेल्फ, कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। ठीक है, आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, मीन्स रिप्रोडक्शन कर सके, और एक फर्टाइल जनरेशन को, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सके। ठीक है,
तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। कई सारी कंसेप्ट हैं स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए, इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो उसमें जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट है और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है, जो कि क्या कहता है कि ये क्या है? कैरी सेम टाइप and amount of genetic material so that they can or they are able to breed freely among themselves under natural condition in order to produce fertile offspring। कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है, एक जीनस में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका टाइप और अमाउंट सेम होगा। ठीक है, उसका जो मीन्स उसके जो अंदर जीन्स है उसका जीन्स तो सेम नहीं होंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे तो हम सारे एक जैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल कार्बन कॉपी, क्लोन। ठीक है, लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है? जो अमाउंट है जेनेटिक मटेरियल की वो सेम हो और उसका टाइप सेम हो और वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। फर्टाइल का मतलब क्या है? जो आगे रिप्रोडक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जो घोड़ा है और मीन्स जो हॉर्स होता है और जो एस होती है उनके बीच में भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। दोनों की स्पीशीज डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की स्पीशीज क्या है? डिफरेंट है, फिर भी उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाता है। और लेकिन जो जनरेशन बनती है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल नहीं होता, मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं करता। उनसे जो हॉर्स होता है और जो एस होती है उनका जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनसे क्या बनता है? म्यूल। उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूल। लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम उनको भाई उन्होंने दोनों ने रिप्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन हम उनको एक स्पीशीज में नहीं बोलेंगे। हॉर्स को और एस को हम दोनों को एक स्पीशीज में डोंकी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डोंकी को और हॉर्स को हम एक स्पीशीज में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन तो किया लेकिन जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है वो नहीं बना। क्योंकि जो म्यूल होता है उनका जो ऑफस्प्रिंग बनता है डोंकी का और हॉर्स का, जो म्यूल बनता है वो फर्टाइल नहीं होता, मीन्स वो आगे फ्यूचर में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीशीज क्या है, तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में फ्रीली नेचुरल कंडीशन में रिप्रोडक्शन कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके जो आगे फ्यूचर में जाके रिप्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? स्पीशीज। ठीक है, और अगर हम बात करें तो रिजेंबल वन अनोदर इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। मीन्स देखने में जो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑलमोस्ट देखने में क्या होंगे? सेम होंगे, मीन्स मॉर्फोलॉजी उनकी सेम होगी। ठीक है भाई, ह्यूमन है, एक स्पीशीज है, तो कहीं का भी कोई भी ह्यूमन हो, चाहे वो नाइजीरिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, तो मीन्स हमारी मॉर्फोलॉजी है वो क्या है? सेम है ना। सिर्फ कलर का डिफरेंस है या थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन की, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो रही है या सर्दी कम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन स्पीशीज एक है तो हमारी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है? सिमिलर है। हमारे जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हैं वो सिमिलर है, चाहे वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री का हो, और यहाँ मीन्स वो आपस में क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। मीन्स कहीं का कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ह्यूमन क्या है? एक स्पीशीज है। ठीक है, और ह्यूमन है तो किसी के साथ और मीन्स अदर स्पीशीज के साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो स्पीशीज है वो एक ऐसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो देखने में मॉर्फोलॉजिकल क्या हो? बिल्कुल एक जैसी हो उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर है वो एक जैसे हो, और वो आपस में नेचुरल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस कर सके। उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। क्या बोलेंगे उनको?
स्पीशीज, ठीक है, क्लियर है। तो ह्यूमन क्या है, एक स्पीशीज है। जितने वर्ल्ड के अंदर जितने भी ह्यूमन हैं उनकी सबकी स्पीशीज क्या है, सेपियन। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन। तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन प्रेजेंट है उन सबकी स्पीशीज क्या है, सेपियन, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही क्या है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, पैंथेरा लियो। क्या है, पैंथेरा लियो। ये क्या है, किसका साइंटिफिक नेम है, लोयन का। किसका है, लोयन का, ठीक है। फिर एक होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ये किसका साइंटिफिक नेम है, टाइगर का, ठीक है। ये पैंथेरा लियो लायन का, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का, ठीक है। इनकी जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है, मीन्स लायन की स्पीशीज डिफरेंट है, टाइगर की जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जीनस सेम है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको जो लोयन है वो अलग मिलेगा देखने में, ठीक है, और टाइगर है वो देखने में अलग दिखेगा, और वो आपस में जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो टाइगर होंगे, जितने भी टाइगर हैं वो टाइगर से ज़्यादा मैच करेंगे मॉर्फोलॉजिकली या लोयन से, ठीक है। किससे करेंगे, टाइगर से करेंगे, क्योंकि टाइग्रिस के अंदर, टाइग्रिस जो स्पीशीज है उसके अंदर जितने भी टाइगर होंगे उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सेम होगी, एज कंपेयर टू अगर हम किसकी बात करें, लियो की बात करें। लियो जो स्पीशीज है, लायन जो होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि स्पीशीज क्या है, ठीक है। फिर बता देता हूं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, मीन्स स्पीशीज की डेफिनेशन, ठीक है। अब मूव करते हैं, स्पीशीज इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज, ठीक है। मीन्स एक जो स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है वो अगर किसी दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो मीन्स वो डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है, क्लियर है। अगर लोयन है या जो लियो स्पीशीज है, मीन्स लोयन जो है टाइगर के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो क्या कहलाएंगे, दो अलग अलग स्पीशीज। जो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपस में कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे स्पीशीज क्या है, इंडिका। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो यहाँ पे स्पीशीज क्या है, ट्यूबरोसम, ठीक है। ये हम बात कर चुके कि साइंटिफिक नेम में जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीशीज को डिनोट करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो स्पीशीज है वो क्या है, इंडिका और ट्यूबरोसम, क्लियर है। देखो फिर क्या दिखा रखा है कि एक जीनस के अंदर एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है। उसका मैंने एग्जांपल आपको ऊपर दिया कि पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो। तो टाइग्रिस अलग स्पीशीज है और लियो अलग स्पीशीज है, लेकिन दोनों की जीनस क्या है, सेम है, पैंथेरा, इसलिए एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते हैं ना। अगर हम एक टाइगर को एक डॉग से कंपेयर करें तो वो डॉग से मैच करेगा या वो लोयन से मैच करेगा, बताओ। जर्नल सा क्वेश्चन है कि एक टाइगर, अगर उस टाइगर को हम किसी भेड़िए से, किसी डॉग से, उससे मैच करें, उससे ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, या हम किसी एक टाइगर को लोयन से मैच करें या लियोपार्ड से मैच करें तो किसके साथ सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, लोयन के साथ टाइगर की जो सिमिलैरिटी है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि जो दोनों की जीनस है वो सेम है, वो भी पैंथेरा जीनस का है और लियो भी पैंथेरा जीनस को बिलोंग करता है, मीन्स उनका जो पूर्वज है वो सेम है, ठीक है, क्लियर है। उनका जो पूर्वज है वो क्या है, सेम है, क्लियर है। अब स्पीशीज का फंडा क्लियर है,
तो एक जो जीनस है, जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज। तो जीनस के अंदर एक स्पीशीज भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब उसी पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक और छोटी सी टर्म, मोर्फो स्पीशीज क्या होती है? ठीक है, अगर मोर्फोलॉजी के बेस पे कोई स्पीशीज बनी है, न्यू स्पीशीज क्रिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर किसी के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के, उसकी आउटर अपीयरेंस को देख के सिर्फ हमने नई स्पीशीज बनाई है, तो उस स्पीशीज को बोलते हैं मोर्फो स्पीशीज। उसको क्या बोलेंगे? मोर्फो स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज क्या है? सिबलिंग क्या होते हैं? भाई बहन। तो अगर सिबलिंग स्पीशीज क्या होगी? जिनको पहचानना, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो, ठीक है, उनको हम डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल बेसिस बट आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड। उनको मोर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सी वो वाली स्पीशीज है जो हम ढूंढ रहे हैं। मीन्स बिल्कुल मिलते जुलते हो मोर्फोलॉजिकली, पहचान ही ना पाए, लेकिन वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो कंसेप्ट था वो हमारा क्लियर है कि अगर ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट स्पीशीज है। तो ऐसी स्पीशीज जो आपस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो, लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड ना कर सकती हो, रिप्रोडक्शन ना कर सकती हो, उन स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? सिबलिंग स्पीशीज। क्या बोलेंगे उनको? सिबलिंग स्पीशीज। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, या अलग। तो एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या होती है कि कई बार जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, मीन्स सपोज करो एक एरिया है, ये कोई एरिया है, यहाँ पे ये स्पीशीज रह रही है, एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे, ठीक है, मीन्स ये सारे एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से वो एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, ठीक है, मीन्स इसमें से कुछ लोग यहाँ चले गए, ठीक है, क्लियर है, इसमें से कुछ लोग इधर चले गए और ये अब जियोग्राफिकली आइसोलेट हो चुके हैं, जियोग्राफिक इनकी चेंज हो चुकी है, अब ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते। और सपोज ये कई हजार साल तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाता है? रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाता है, मीन्स ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड भी हो जाती हैं, तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया था अडेप्टेशन की जो पावर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये जिस जियोग्राफिकल एरिया में गई है ये वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो इनमें क्या हो गया? जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अगर दो स्पीशीज बनी है, एक ही स्पीशीज से अगर एलोपैट्रिक स्पीशीज है, क्या जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से, दूर दूर होने की वजह से अगर कोई नई स्पीशीज बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलोपैट्रिक स्पीशीज, ठीक है, क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलोपैट्रिक स्पीशीज, ठीक है। लेक्चर लंबा हो गया, चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं टाइप स्पीशीज के, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला है सिम्पेट्रिक स्पीशीज। सिम्पेट्रिक क्या है कि किसकी वजह से? सिर्फ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, अगर जो बैरियर है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, उसकी वजह से नई स्पीशीज बनी है, तो उसको हम बोलेंगे सिम्पेट्रिक स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये कोई एरिया है, उसमें ये स्पीशीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कई बार कि सपोज ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो एनाटॉमी है, इसके अंदर जो मैच्योरेशन है या हार्मोनल कंट्रोल हो गए, मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए जिससे ये इनके साथ रिप्रोडक्शन ना कर पाए, ठीक है, इनके साथ जो अदर जो मेंबर है इसकी स्पीशीज के, इनके साथ ये रिप्रोडक्शन ना कर पाए, तो ये रहेगी तो यहीं, मीन्स इसी एरिया में रह रही है, लेकिन आपस में ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? सिम्पेट्रिक स्पीशीज, कि
एक ही एरिया में रह रही हैं लेकिन उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। और हमें पता है अगर आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती तो वो क्या कहलाएंगी, डिफरेंट स्पीशीज। और ऐसी स्पीशीज जो एक ही एरिया में रह रही है और उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल है हॉथॉर्न फ्लाई, हॉथॉर्न फ्लाई इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था क्या, स्पीशीज की व्हाट इज स्पीशीज, व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की और व्हाट आर दी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इतना आज हमने कवर किया है। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया उसको लेकर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और रिक्वेस्ट है कि जितना हो जाए उसको एक बार रिवाइज किया करो। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके, प्ले करके, रिवाइंड करके फिर से देखा करो। ठीक है, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़ने की कोशिश किया करो। अगर कोई टर्म नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो जो वीडियो है उसके नीचे। तो मीन्स कहने का मतलब है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो ऑनलाइन जाके एनसीईआरटी की पीडीएफ है, वो आपको ई-पीडीएफ जो होगी वो आपको साइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी जितना हो सकेगा मैं आपका यहीं करा दूंगा, आपको अदर जो बुक होगी उसके रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारे ऑलमोस्ट जो कम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, नीट हो चाहे जिपमर हो चाहे एम्स हो, उसके ऑलमोस्ट 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो यहीं पे कवर अप हो जाएंगे। और फिर हम एक अलग से लेक्चर लेंगे एक्स्ट्रा स्टॉक के नाम से। ठीक है, जिसमें और जो हमारी बची हुई टर्म्स हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।